फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसके लिए लगातार टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों साइंस से लिया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें आप लोगों से मिस ना हो बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, और समय को देखते हुए दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से लिया गया है। किससे लिया गया है? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि आज का सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से लिया गया है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण से ही हम लोग आज इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है 1 केजी वस्तु का भार कितना होता है। 1 केजी वस्तु का भार दोस्तों बताना है कितना होता है। तो अगर बात किया जाए 1 केजी वस्तु की तो 1 केजी वस्तु की भार दोस्तों 9.8 न्यूटन के बराबर होती है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि डी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 15 केजी भार वाले वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना होगा। 15 केजी भार वाले वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर कितना होगा। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 25.833 न्यूटन। 25.833 न्यूटन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बताना है दोस्तों कि कितना है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 5.5 × 10⁻27 न्यूटन जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी और सूर्य के बीच के गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है केपलर के ग्रहों के गति से संबंधित आवर्तकाल के नियम अनुसार टी आवर्तकाल आर और मुख्य अक्ष, यानी कि दोनों के बीच में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि T² समानुपाती होता है R के पावर Q के। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है केपलर के नियम अनुसार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय अंतराल में जो है क्या करती है। तो समान समय अंतराल में दोस्तों समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या करती है? समान क्षेत्रफल जो है दोस्तों तय करती है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ए को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध का परिक्रमण आवर्तकाल कितना होता है। जो सूर्य के निकट होगा दोस्तों वो यानी कि बुध जो है सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में कर लेता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है, यानी कि 88 दिन में जो है दोस्तों क्या कर लेता है, अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 88 दिन हो जाएगा, यानी कि बुध जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में कितना समय में करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उसके परितः घूमते हैं। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है सभी ग्रहों के मध्य में स्थित है और सभी ग्रह उनके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य के चारों ओर किस तरह की ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह के कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी ग्रह जो होते हैं दोस्तों, सभी ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो किस प्रकार के कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दीर्घवृत्ताकार। क्या दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार। और देखिए दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो एक बार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हम लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेट का काम करता है और वीडियो बनाने में हम लोग को मन भी लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी बताना है दोस्तों कि कितनी है। तो बात की जाए सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी की दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 14,97,00,000 किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी। सुविधा के लिए हम लोग लगभग में 15 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा
हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस ने कब छोड़ा था। पहला कृत्रिम उपग्रह दोस्तों स्पुतनिक 1 को रूस ने जो है दोस्तों कब छोड़ा था। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर को, तो रूस ने 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा था। कितना? 1957 को। तो अगर राइट आंसर की बात की जाए इसका, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद रखिएगा, यानी कि 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 को रूस ने छोड़ा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ग्रहों को उनकी कक्षा में किसकी मदद से छोड़ा जाता है। उपग्रहों को उसकी कक्षा में जो है किसकी मदद से छोड़ा जाता है। तो आप लोगों को पता ही दोस्तों कि रॉकेट की मदद से उपग्रह को उसकी कक्षों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसी वस्तु को कितना वेग से छोड़ने पर वापस पृथ्वी पर नहीं आता है। तो देखिए किसी भी वस्तु को कितना तेजी से आप लोग ऊपर फेंकिएगा कि वो लौट करके फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से किसी भी वस्तु को अगर फेंका जाएगा तो वो वस्तु पृथ्वी के कक्ष को बाहर कर जाएगी और नीचे धरती पे नहीं गिरेगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों एक बार पृथ्वी के परिक्रमा के लिए छोड़े गए उपग्रह गति के लिए अपना ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के परिक्रमा के लिए जो उपग्रह दोस्तों छोड़े जाते हैं उन लोगों में ऊर्जा जो गति के लिए जो उसमें ऊर्जा जो है दोस्तों वो किससे प्राप्त करते हैं। तो वो ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों, यानी कि आप लोगों को पता होगा सोलर पैनल से। किससे? सोलर पैनल से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार होता है। पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार कितना होता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय व्यक्ति का भार क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि स्पेस स्टेशनों में जो भी लोग रहते हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट जो भी रहते हैं, वो लोग उड़ते रहते हैं क्योंकि उनका भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए भार और वजन दोनों अलग अलग चीज है, भार और द्रव्यमान जो होता है दोनों अलग अलग चीज है। तो हम लोग जब कक्ष में जाएंगे तो हम लोगों का भार शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार जो है शून्य हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान होगा दोस्तों, हम लोग के शरीर में जितना वजन होगा दोस्तों वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन भार का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन भार का मात्रक है। ठीक है, तो भार का मात्रक बताना है दोस्तों कि भार का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भार का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गुरुत्वाकर्षण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों किस पर निर्भर करता है। तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि वस्तु के भार पे भी नहीं निर्भर करेगा, वस्तु के घनत्व पर भी निर्भर नहीं करेगा और ना ही वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है गुरुत्व बल का एसआई मात्रक क्या है। गुरुत्व बल का जो है दोस्तों एसआई मात्रक बताना है। तो गुरुत्व बल का एसआई मात्रक न्यूटन है दोस्तों। क्या है? न्यूटन है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग का उद्देश्य है। कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग का जो है उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो आप लोग को पता होना चाहिए मौसम की भविष्यवाणी भी है, संचार भी है और देखा जाए तो वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों का भी है और अध्ययन है। और इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात की जाए यानी कि ऊपर वाला तीनों हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा काम उपग्रह करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार जो होता है दोस्तों कितना होता है। तो आप लोग पता होना चाहिए कि पृथ्वी के केंद्र पर भार शून्य होता है दोस्तों। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यानी कि हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है।
भू स्थिर उपग्रह का दोस्तों आवर्तकाल बताना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 24 घंटा होता है दोस्तों। कितना होता है? 24 घंटा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भूतुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई बढ़ने के साथ जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के नीचे की सतह गहराई बढ़ने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि घटता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी के तल से ऊंचाई की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है। तो आप ऊंचाई के तौर पे भी जाइएगा दोस्तों तो जी का मान क्या होगा? घटेगा दोस्तों। क्या होगा? घटेगा। चाहे नीचे जाइए चाहे ऊपर जाइए, जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। वो है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की चक्कर परिक्रमा करता है। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के किस दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा जो है करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भूतुल्यकाली उपग्रहों को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। भूतुल्यकाली उपग्रह को पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक छोड़ा जाता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या किया जाता है दोस्तों? छोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर दोस्तों जी का मान बढ़ता है। आप लोग याद रखिएगा, क्या रहता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था। तो जाहिर सी बात है, लाजवाब प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण की बात आ जाए तो न्यूटन का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों, तो आप लोग न्यूटन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या बतानी है दोस्तों कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है? 6400 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आप लोग डी को याद रखिएगा, यानी कि 6400 किलोमीटर, 6400। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी मीनार की चोटी से 1 केजी और 20 केजी का वस्तु को 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन टकराएगा। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन टकराएगा दोस्तों। तो बात किया जाए तो पृथ्वी पर दोनों बराबर टाइम में गिरेगा। क्या दोस्तों? बराबर टाइम में। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, यानी कि दोनों एक साथ गिरेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान जो होता है बताना है दोस्तों कितना होता है। तो वहां पे जी का मान दोस्तों यानी कि 0 होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर का बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। केंद्र पे जी का मान क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों जी का मान अधिकतम कहां पर होता है दोस्तों। अधिकतम पूछा है दोस्तों कि जी का मान कहां पर। केंद्र पे तो 0 होता है, लेकिन विषुवत रेखा पे क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है। जो चंद्रमा पर भार जो होता है दोस्तों पृथ्वी के भार के 1/6 गुना होता है दोस्तों। कितना गुना होता है? 6 गुना। यानी कि किसी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पे 60 केजी है तो वहां पे जाएगा तो दोस्तों तो इसका 1/6 कर देंगे तो हो जाएगा 60/6, यानी कि वहां पे मात्र 6 केजी का महसूस होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले गया निम्न में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। तो अंतरिक्ष में ले जाने पर दोस्तों भार जो है बदल जाता है, लेकिन हमने पिछले अभी जस्ट बताया कि उसका द्रव्यमान जो है वही रहेगा दोस्तों। भार में क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है वही रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग याद रखिएगा।
चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है। निर्वात में दोस्तों वस्तु का भार कितना होता है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो निर्वात में वस्तु की भार जो होता है शून्य होता है दोस्तों। क्या होता है? शून्य होता है, कि 0 न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में क्या अंतर है, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वांक नियतांक होता है ये कैपिटल जी। ठीक है, तो अगर बात की जाए दोनों के बीच संबंध का दोस्तों, तो दोनों के बीच संबंध जो होता है दोस्तों वो यानी कि G बराबर GM/R का स्क्वायर होता है। क्या होता है? GM/R का स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, G बराबर GM/R का स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 1 kg वस्तु का भार कितना होता है। 1 kg वस्तु का भार दोस्तों कितना होता है, तो पिछली बार हमने अभी पीछे बताया दोस्तों कि 9.8 न्यूटन होता है दोस्तों। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो सी को आप लोग याद रखिएगा, 9.8 न्यूटन। तो बताइए दोस्तों 2 kg में कितना न्यूटन होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वांक G का मान कितना होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वांक G का मान कितना होता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी को याद रखिएगा, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप में संचारित होती है। यह नियम किसने दिया था। बंद द्रव पे के किसी भी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान होती है दोस्तों। ये सबसे पहले बताया था दोस्तों, ये नियम जो है पास्कल का नियम है दोस्तों। किसका नियम है दोस्तों? पास्कल का। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है पूर्णोर्ध्व दाब और क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। पूर्णोर्ध्व दाब और क्षेत्रफल के बीच दोस्तों कौन सा संबंध सही है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दाब बराबर होता है पूर्णोर्ध्व बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या? पूर्णोर्ध्व बटा क्षेत्रफल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। अब दाब बल और क्षेत्रफल में बताना है दोस्तों कि संबंध क्या है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किए जो गुरुत्वाकर्षण से लिया गया यानी ग्रेविटेशन से लिया गया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।